नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता हमारे DLED पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की पंचम प्रश्न पत्र में है। तो साथियों, इस इकाई के दौरान हम जो हमारी द्वितीय इकाई है हिंदी भाषा शिक्षण और उद्देश्य और आकलन को लेकर, हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर हम यह अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस अध्ययन के दौरान आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य। साथियों, इस प्रकरण के विषय में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी अध्ययन किया है। तो साथियों, इस प्रकरण के माध्यम से हम मातृभाषा शिक्षण की जो आधारभूत कौशल हैं, उन आधारभूत कौशल जो पढ़ना, जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कौशल में हमने पूर्व के जो वीडियो व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था, सुनना और बोलना कौशल के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है और उसका जो शिक्षण बिंदु है, मुख्य शिक्षण बिंदु, वह है वह है हमारा वाचन कौशल, या हम इसे कह सकते हैं पठन कौशल भी। तो इसमें पठन कौशल के अंतर्गत हम बालकों में किस प्रकार से वाचन अथवा पठन का विकास करें, हम किन किन बिंदुओं के माध्यम से हम बालकों में पठन कौशल के विकास को जागृत कर सकते हैं, उसमें विकसित कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। सबसे पहला बिंदु है हमारे साथ में साथियों, भाषा तत्वों प्रसंगानुसार विश्लेषण करना। भाषा तत्वों के अंतर्गत हमें प्रसंग के अनुसार विश्लेषण करना चाहिए कि हमें प्रसंग के अनुसार कुछ भाषा तत्व दिए गए हैं, तो उन भाषा तत्वों को विश्लेषित करके, उन्हें खंडित करके, खंड खंड में विभाजित करके हम छोटे छोटे बिंदुओं में उनका अध्ययन हम कर सकते हैं। और उन छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से, या इकाई को उप इकाइयों के माध्यम से, या छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से, या प्रकरण को गतिविधियों के माध्यम से, या यूं कहें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। संपूर्ण पूरा जो संपूर्ण वर्ष का जो सत्रीय वर्ष, पूरे सत्र का है, वर्ष का है, उसे हम दो भागों में बांटें। और दो भागों में बांटने के बाद में उस प्रकरण को जो 6-6 महीने में बांटा गया, उसको हम 3-3 महीनों की पाठ्यक्रम बांटे, और 3-3 महीनों को भी हम एक जो हम माह के अनुसार, महीने के अनुसार बांटें, और जो महीने के अनुसार पाठ्यक्रम के उस टारगेट को ले, साथ में उस पाठ्यक्रम के दौरान हम उसे जो माह के अनुसार पाठ्यक्रम बांटा गया है उस पर हम साप्ताहिक जो पाठ्यक्रम के योजना तैयार करें, साप्ताहिक पाठ्य योजना तैयार करें, और मासिक पाठ के बाद में हम पाक्षिक पाठ्य योजना तैयार करें साथियों। और पाक्षिक पाठ्य योजना को हम साप्ताहिक पाठ्य योजना में विभाजित करें, और साप्ताहिक पाठ्य योजना को हम प्रतिदिन की दैनिक पाठ्य योजना में विभाजित करें, और दैनिक पाठ्य योजना में हम छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्यों को करवाएं। तो यही साथियों, ये कहलाएगा विश्लेषण करना पाठ्यक्रम का। द्वितीय स्थान पर है, यहाँ पर द्वितीय नंबर पर जो दिया गया है, विषय वस्तु में आए विचारों, भावों, घटनाओं तथा आदि में प्रसंगानुसार संबंध स्थापना करते हुए समझना। जैसे मान लीजिए साथियों, कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में आए समस्त घटनाओं, पात्र विधान, चरित्रों, या फिर उस कहानी विशेष में या किसी घटना विशेष में जो पात्रों का संयोजन किया गया है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना, उनमें किस प्रकार का संबंध है, और उस पाठ विशेष में या कविता विशेष में या जो काव्य सर्जन जो किया गया है उसमें किस प्रकार के विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास कवि ने किया है, या उसमें हमें नैतिक सीख हमें क्या मिलती है, हम उसे सीखने को क्या मिलता है, और साथ में उन तथ्यों आदि में संबंध स्थापित करना कि इनमें किस प्रकार का संबंध
स्थापित हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसके माध्यम से भी उसमें वाचन कौशल का विकास हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा जो बिंदु यहाँ पर दर्शाया गया है, विषय वस्तु के सारांश, केंद्रीय भावों और निष्कर्षों को समझना। साथियों, कोई भी काव्य सर्जन, कोई कविता या किसी भी भाषा की जो विधा दी गई है, उस विधा में जो भी गद्य या पद की विधा है, उस विधा में हम बालकों में इस प्रकार की योग्यता को विकसित करें जिससे कि विषय वस्तु का जो सारांश है उसे पढ़कर, समझकर, अपने स्वयं के विषयों में, स्वयं के शब्दों में उसे व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। साथ में उस समस्त घटना विशेष को समझकर उसे घटना को अपने शब्दों में उसकी अभिव्यक्ति दे सके। साथ में उस घटना विशेष, उस काव्य विशेष या कथा विशेष या कहानी विशेष या फिर उपन्यास या जो भी उसके सामने प्रसंग दिया गया है, प्रेरक प्रसंग दिया गया है, या फिर कविता का जो कविता दिया गया है, कविता है, बाल गीत हैं, या फिर कोई सोरठा है या कोई दोहा है या कुछ भी दिया गया है, तो उस काव्य सर्जन के माध्यम से उसमें किस प्रकार की केंद्रीय भावों की अभिव्यंजना की गई है, तो उसे पढ़कर उसमें छिपे हुए मूल भाव को या केंद्रीय भाव को जानने की योग्यता का विकास करना भी वाचन कौशल के अंतर्गत आता है। उसके बाद में चतुर्थ स्थान पर जो बिंदु है वह है मुद्रित व हस्तलिखित सामग्री। मुद्रित मतलब जो प्रिंटिंग हम अंग्रेजी में कहें तो, मुद्रित का मतलब है जो छापी गई मशीन के द्वारा। मुद्रित व हस्तलिखित सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित यति गति, आरोह अवरोह, विराम चिन्हों के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए, विराम चिन्हों के अनुसार अर्थ ग्रहण करते हुए स्वाभाविक रूप से वाचन करने की योग्यता का विकास करना। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बताया गया है कि यदि कोई बालक को पाठ्य सामग्री मुद्रित दी जाए या फिर कोई हस्तलिखित दी जाए, तो उस सामग्री जो उसको पठन सामग्री दी गई है, चाहे वो मुद्रित है या हस्तलिखित है, उस सामग्री को वो उचित यति गति मतलब कहाँ उसे रुकना है, कहाँ उसे अल्प विराम लेना है, कहाँ उसे पूर्ण विराम लेना है, और एक गति के अनुसार, एक समान गति, जो मतलब ना तो इतना धीरे बोले कि समझ ना आए, ना इतना तेज बोले कि अगले वाले को भी परेशानी हो, मतलब एक समुचित गति होनी चाहिए। साथ ही साथ में उसमें पठन के दौरान आरोह अवरोह का भी ध्यान रखा जाए। आरोह अवरोह जहाँ मतलब वाणी का जो विस्तार है उसे ऊंचा करना है, स्वर को ऊंचा करना है, या किसी शब्द विशेष पर हमें जो प्रभाव देकर या बल देकर उसे बोलना है, या उसे एक सामान्य लय के रूप में बोलना है, तो वो आरोह अवरोह कहलाएगा। जब वाणी का उतार चढ़ाव है वो आरोह अवरोह कहलाएगा। विराम चिन्हों के अनुसार, जहाँ विराम चिन्ह अल्प विराम है, पूर्ण विराम है या अर्ध विराम है, उसके बारे में मतलब उसे ध्यान रखना होगा। साथ में इनके अनुसार, मतलब इन सभी विराम चिन्हों के अनुसार वह अपने मतलब उस काव्य का पठन करे, उसका वाचन करे और उसको अर्थ ग्रहण करके उसके जब उसे पूछा जाए तो स्वयं के शब्दों में उसकी व्याख्या वो कर सके। जो पांचवें स्थान पर जो बिंदु है वह है बाल शब्दकोश को समझने की क्षमता का विकास करना। साथियों, हर अध्यापक में ये बात होनी चाहिए कि अपने विद्यार्थियों में बाल साहित्य को समझने एवं उनके प्रति पठन के रूप में रुचि को जागृत करें। और बाल साहित्य बालकों के मनोरंजन को लेकर साहित्य लिखा हुआ है, तो वह साहित्य बालकों में रुचि उत्पन्न करे और अधिक से अधिक उनको बाल साहित्य के पठन की ओर उन्मुख करे। तो इससे क्या होगा कि इससे मतलब आप अध्यापक बालकों को अधिक से अधिक जो पुस्तकालय की ओर उनको रुचि जागृत करे, पुस्तकालय में ले जाए, ताकि बालकों में पठन कौशल और वाचन के प्रति एक रुचि जागृत हो सके। फिर छठे नंबर या षष्ठम बिंदु है, यहाँ पर अंतिम बिंदु है, वो बिंदु यहाँ पर ये कह रहा है कि स्त्रा अनुकूल पाठ्येतर कहानियाँ, सचित्र पुस्तकें आदि साहित्य को समझकर
पढ़ने की क्षमता का विकास करना। साथियों, इस बात में ये बिंदु दर्शाया गया है कि बालक में वाचन कौशल के विकास के दौरान अध्यापक को उसे स्तरानुकूल मतलब बालक के स्तर को जानकर उसे पाठ्य पुस्तक को पढ़ना सिखाना तथा पाठ्येतर कहानियाँ मतलब पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ दी गई हैं उस कहानियों के अतिरिक्त भी या उन कहानियों के अतिरिक्त अन्य कहानियों के बारे में भी जो उसके स्तर की हैं उन कहानियों के बारे में रुचि जागृत करना, पढ़ने की रुचि जागृत करना। साथ में सचित्र कहानियाँ पुस्तकालय में भी बालक को हम लेके जाते हैं तो वहाँ पर जो चित्रित कहानियाँ हैं जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे कि बाल कहानी आती है जिसमें चित्र अंकित किए होते हैं, चित्रों के माध्यम से कहानी को दर्शाया जाता है, वो सचित्र कहानियाँ कहलाती हैं। तो उन उन सचित्र पुस्तकों आदि के माध्यम से साहित्य को समझने का विकास वहाँ पर करने का प्रयास हमें बालक में करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में हमने भाषा के आधारभूत कौशल जो वाचन कौशल है या पठन कौशल में जो मुख्य बातों के बारे में अध्ययन किया। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और तो साथियों, आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।